फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 2 नवंबर है और 1 नवंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है उसमें अब आधार लिंक्ड पे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, महात्मा गांधी नरेगा योजना। उससे पहले आज की जो सबसे खास इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो न्यूज़ में चल रही है, वो याद रखना कि स्पेस पर पहली फिल्म, मतलब अभी सारी चीज़ें अब धीरे धीरे स्पेस पर, एक स्पेस एंटरटेनमेंट कंपनी नाम से है, वो स्पेस पर मूवी बनाएगी। क्या बनाएगी? जो फिल्में होगी स्पेस के अंदर जाकर बनाएगी। एक तो स्पेस पर बनाते वो अलग चीज़ होती है, एक अंतरिक्ष में जाके मूवी बनाना वो अलग चीज़ है। तो पहली मूवी किसने बनाई? पहली फिल्म द चैलेंज नाम से रशिया ने बनाई थी यूरोप, और उसके बाद अभी सेकंड मूवी वापस बनने वाली है जो यूएसए मतलब के अंदर एक कंपनी है वो बनाएगी। अभी यूरोपा नाम से एक जुपिटर का मून है। क्या नाम है? जुपिटर। जैसे हमारी पृथ्वी पर मून है, कितने मून है? पृथ्वी पर केवल एक मून है, वैसे जुपिटर पर बहुत सारे मून है। तो उसमें एक का नाम है यूरोपा। तो वहाँ पर जो हमारा नासा है वो क्लिपर मिशन बाय नासा सेंड टू यूरोपा। तो नासा के द्वारा एक क्लिपर मिशन भेजा जाएगा, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब और आएगी तब हम उसको और पढ़ेंगे। चलो अब महात्मा गांधी नरेगा योजना को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना क्या है? तो सबसे पहले अमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से नाम से है महात्मा गांधी नरेगा योजना। तो अभी उसमें क्या वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। उससे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है क्या। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है जो कि 2005 में लॉन्च की गई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड की जाती है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैन्युअल वर्क। अब इस चीज़ को समझो। इसके अंदर एक लीगल गारंटी प्रोवाइड की जाती है फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैन्युअल वर्क। अब इस चीज़ को समझो। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट का हो, सभी टाइप के एडल्ट मेंबर्स को जो कि वयस्क है उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाएगी हर साल, लीगल गारंटी। और उसके अलावा जो अनस्किल्ड मैन्युअल वर्क भी उनसे करवाया जाएगा जिनमें उनको किसी टाइप की स्किल की जरूरत नहीं है। इसमें एक्टिव वर्कर्स कितने हैं? 14.32 करोड़, 14.32 करोड़ यानी 14.32 करोड़ इसमें एक्टिव वर्कर्स है। हर इनको 15 दिन का वर्क मिलेगा, वर्क इन 15 डेज। एक तो इनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का तो वर्किंग देना है 1 साल के अंदर, और 15 दिन में जब भी उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, रिक्वेस्ट दी है कि हमको वर्किंग चाहिए, उससे 15 डेज में उनको वर्किंग दी जानी चाहिए। अगर वर्किंग नहीं दी जाती है तो फिर क्या होगा? अगर 15 डेज में वर्किंग नहीं दी जाती है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी प्रोवाइडेड, यानी उनके द्वारा, सरकार के द्वारा उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। मॉनिटरिंग द एंटायर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट। और ये सारी जो भी स्कीम होगी इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य समझ लो, इंप्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ रूरल इंडिया, यानी जो हमारा रूरल इंडिया है उनकी लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एम है। इसके अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। 11.37 करोड़ हाउस होल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है। ये अचीवमेंट, इनका टारगेट, इन्होंने इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। उसके अलावा 289.24 करोड़ परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट, यानी 289.24 करोड़ परसेंटेज, मतलब इतनी दिनों की इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है अब तक, जिसमें से 56.9% वर्थ फॉर वुमन, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ वर्किंग कौन करते हैं? तो मोर देन 50% तो वुमन है। उसके अलावा 19.75% वर्क फॉर 80 एंड 17.46% वर्क फॉर 80। ये चीज़ देख ली। अब साथ के साथ चैलेंज भी देख लो। सबसे बड़ा इशू क्या है? महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है तो अच्छी स्कीम, 2005 में ये गारंटी स्कीम है, लेकिन क्या हुआ कि पेमेंट टाइम पे नहीं आता है, डिले एंड इनसफिशिएंसी इन फंड डिस्पोजल। एक्चुअली क्या है, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर जो फंड है ना उसमें खुद ही कमी है, उनके पास फंड ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि फंड नहीं है तो जो फंड होता है उससे पहले तो 80 और ST को पेमेंट कर दिया जाता है, जो 80 ST के पर्सन से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट और जो मतलब हमारे शेड्यूल ट्राइब है उनके पर्सन को पहले पेमेंट कर दिया जाता है। तो फिर बचे हुए जो लोग हैं उनको पेमेंट पेंडिंग होते होते 6 महीने भी निकल जाते हैं, कितनी बार तो 1-1 साल निकल जाता है। उसका रीजन क्या है? इनको वैसे तो इनका रूल था कि इनको 15 दिन में, 15 डेज में फंड को डिस्पर्स करना था, लेकिन फंड ही नहीं है। जब अगर आपकी किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो पेमेंट कैसे करेगा? तो जैसे जैसे नई इंस्टॉलमेंट आती जाती है वो पेमेंट कैसे करते हैं? पहले 80 वाले पर्सन को और 80 वाले पर्सन को पेमेंट करते हैं, उसके बाद में बचे हुए तो मतलब पेंडिंग रहता ही जाता है। इस महीने का भी नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने का भी नहीं हुआ, इससे मामला पेंडिंग चलता रहता है। उसके बाद कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, जैसे 80 ST वर्कर्स वर पेड इन 7 डेज पीरियड, उनको 7 दिन के पीरियड में पे कर दिया जाता है। तो रिमेनिंग टू नॉन 80 ST वर्कर, उसके बाद में अगर पैसा कुछ बचता है तो नॉन 80 ST वर्कर्स को पे किया जाता है। उसके बाद इनइफेक्टिव रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका इनइफेक्टिव रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनइफेक्टिव रोल ऑफ PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका इनइफेक्टिव रोल, एंड लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स। तो PRI का भी इनसफिशिएंट रोल है, इनइफेक्टिव रोल है। कैसे कि गाँवों के अंदर क्या होता है, जो रूरल एरिया है उसके अंदर महात्मा गांधी नरेगा योजना की वर्किंग कौन कराएंगे? जो वहाँ के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो ऐसी वर्किंग कराएंगे, तो उनका भी पूरा इनइफेक्टिव रोल है। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स, इनकम्प्लीट वर्क्स की लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स। अब इस चीज़ को समझ लो आप, एक छोटी सी चीज़ को देखना, जो इनकम्प्लीट वर्क होता है, इनकम्प्लीट वर्क का मतलब क्या होता है कि
अभी तक लोगों को जो टास्क दी गई है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर कोई टारगेट है कि 1 साल में ये कंप्लीट करना है वर्किंग महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, लेकिन उसको 2-2 साल तक वही काम करवा रहे हैं। हो सकता है कि देखो, अगर जो नरेगा की वर्कर्स है उनसे हम पेड़ पौधे लगवा सकते हैं, बहुत सारा काम करवा सकते हैं, लेकिन उनसे वर्किंग करवाई नहीं जा रही है, सिर्फ उनको पैसे अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड, उसके अलावा जॉब कार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं, पर उसमें भी इशू है, जॉब कार्ड उनको प्रॉपर्ली दिए नहीं जाते हैं, उनके प्रॉपर्ली सिक्योर्ड जॉब नहीं है वो, एक तरह से कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आ रहा है। और जो उसमें मेट होते हैं, वो जो मेट यानी जो महात्मा गांधी नरेगा वर्कर्स का नाम लिखते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, वो भी उसके अंदर कितनी बार धांधली कर देते हैं वैसा। अब इनिशिएटिव समझ लो, एक अमृत सरोवर नाम से इनिशिएटिव है, एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 अमृत सरोवर, एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री का जो हर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 75 तो अमृत सरोवर है बनाने, किसके थ्रू? महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत। अभी आप समझिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 75 अमृत सरोवर है तो वो कैसे बनेंगे? वहाँ पर जो लेडीज़ होगी, जो आदमी होंगे, वो काम करेंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ जाकर खुदाई करेंगे और इस टाइप के सरोवर बनाएंगे, उनकी मेंटेनेंस करना, उसके अंदर खड्डे करना, ये सब काम इस टाइप के 75 अमृत सरोवर का टारगेट रखा गया है देश की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी एक चीज़ और समझो, जलदूत ऐप नाम से है, वो भी एक योजना है जिसको सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। उसके अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर वाटर लेवल को मेजर किया जाएगा साल में 2 बार, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अभी वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ा है उसको समझ लेते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन ओवर द लास्ट डिकेड, उसमें 59.25% इज वुमन, मोस्टली केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी एंड गोवा के अंदर। याद रखना है आपको, 59% तो वुमन है, जिसके अंदर केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड गोवा के अंदर है मोस्टली। वुमन पार्टिसिपेशन इन साउथर्न स्टेट इज हायर देन नॉर्थर्न स्टेट, यानी जो साउथ वाले स्टेट है उसके अंदर वुमन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली नॉर्थर्न स्टेट से। और मोस्टली कहाँ पे है? तो केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा वुमन पार्टिसिपेशन है। और हमारे जो इंडिया के इसके अंदर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 59% तो अभी वुमन वर्किंग कर रही है। उसके अलावा रूरल लेबर की बात करें तो सर्ज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया के अंदर भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसके अंदर भी इंक्रीमेंट हो चुका है, उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक देखो नेक्स्ट, एनआईए अचीव कन्विक्शन रेट ऑफ 94.7% इन 2023। 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कन्विक्शन रेट 94.7% को अचीव कर लिया है। तो इसके अंदर क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फेडरल एजेंसी है। उसके अलावा ये एजेंसी ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग क्राइम रिलेटेड टू टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। तो ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए इंडियन गवर्नमेंट की एक फेडरल एजेंसी है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये क्या करती है? तो इन्वेस्टिगेट करती है टेरर रिलेटेड केसेज, इंसर्जेंसी, काउंटर फिटिंग, जो नोट की काउंटर फिटिंग होती है उससे रिलेटेड सारे केस को डील करने का काम किसका है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और अदर जो भी नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स है उसमें भी एनआईए का रोल रहता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, क्योंकि मुंबई अटैक जब 2008 या 2009 में जब मुंबई अटैक हुआ था उसके जस्ट बाद में ये 2009 के अंदर इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्ट 2008। याद रखना। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अंदर क्या है कि अभी एक अमेंडमेंट भी आ गया है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो भी कर दिया गया है ताकि उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और थोड़ी बहुत और पावर एनआईए की बढ़ा दी गई है। एनआईए हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफ टेररिज्म रिलेटेड केस फ्रॉम स्टेट पुलिस फोर्स एंड अदर एजेंसी। अब इस चीज़ को समझ लेना, अगर स्टेट के पास कोई टेररिज्म रिलेटेड केस है या अदर एजेंसी के पास, तो एनआईए के पास पावर की केस उनसे टेक ओवर करने का पावर किसके पास है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में। कलेक्ट करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेट करना इंटेलिजेंस रिलेटेड टू टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी मैटर, यानी जो अदर नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं, टेररिज्म रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, उनको कलेक्ट करना, एनालाइज करना और डिसेमिनेट करना, ये काम किसका है? ये काम भी हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है कि उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और इंटेलिजेंस रिलेटेड टू टेररिज्म को डिसेमिनेट करना। उसके अलावा कंडक्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और अदर स्टेक होल्डर्स है उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करना। अभी हमको क्या देखना है कि इसके अंदर एक पॉइंट और देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन टेक ए प्रोब इन डिफरेंट वे। वो इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से कर सकती है, जैसे शेड्यूल ऑफेंस रिलेटेड जो भी केस है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन केस को रेफर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर एनआईए इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ एनआईए एक्ट 2008। अब शेड्यूल ऑफेंस में कैसे? एक तो काउंटर फिटिंग, यानी करेंसी की जो इधर उधर अपन कहते हैं ना, गोलमाल करना करेंसी के ट्रांजेक्शन्स का। उसके अलावा टेररिज्म रिलेटेड केस हो गए। उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी ऐसे ऑफेंसेज जिसके अंदर बहुत सारे लोग, पूरा एक तरह से रैकेट बना हुआ है, उनको बोला जाता है शेड्यूल ऑफेंसेज। तो स्टेट गवर्नमेंट उन केसेस को कहाँ रेफर कर सकती है? एनआईए को। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एनआईए को डायरेक्ट कर सकता है कि आप ऐसे केस भी मतलब ले सकते हो जो कि आउटसाइड इंडिया है। इंडिया के अंदर जो केस है उनको आगे होकर भी टेक ओवर किया जा सकता है, और ऐसे केसेज जो कि आउटसाइड इंडिया है लेकिन वो इंडिया से रिलेटेड है तो उन केसेज को भी एनआईए डील कर सकती है। फॉर प्रोसिक्यूटिंग द अक्यूज्ड अंडर द यूएपीए एंड सर्टेन अदर शेड्यूल ऑफेंसेज द एनआईए सीक्स द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर ऐसे कोई केस है जो यूएपीए से रिलेटेड है या अदर शेड्यूल ऑफेंस रिलेटेड है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड केसेज रिलेटेड टू इट,
चेंजेज मेड अंडर एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर क्या चेंज किए गए, तो शुरुआत में तो पहले इंडिया से रिलेटेड केसेस ही जो भी केसेस थे उनको एनआईए कवर करता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू आउटसाइड इंडिया की जो भी केस है उनको भी वो डील कर सकता है अगर वो इंडिया से रिलेटेड है तो। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स ए क्राइम हैज बीन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एक्ट, इट कैन इंस्ट्रक्ट द एनआईए, ये एनआईए को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो द केस एज इफ इट वॉज कमिटेड इन इंडिया, जैसे कि ये इंडिया के अंदर कमिट हुआ है। विद द अमेंडमेंट द एनआईए कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट केसेज, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, काउंटरफिट करेंसी हो गया, प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, क्राइम अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील करना, उसके बाद काउंटर फिटिंग करना, नोटों को काउंटरफिट यानी करेंसी को बैन करना, आर्म्स को प्रोहिबिशन करना, और टेररिज्म से रिलेटेड जो भी साइबर टेररिज्म वाले केसेज है उनको डील करना। क्राइम अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, जो हमारे एक्सप्लोजिव वाले यानी जो एक्सप्लोजिव आते हैं बम धमाके वाले, ये केसेज को भी कौन डील करेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बट ओरिजिनली यूएपीए एटॉमिक एनर्जी एक्ट और एंटी हाईजैकिंग, जो ये ओरिजिनली हम बोलते हैं कि यूएपीए वाले एक्ट, एंटी हाईजैकिंग, एटॉमिक एनर्जी वाले एक्ट, इनको ही डील करता था ओरिजिनली तो, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीज़ें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर फिटिंग, प्रोहिबिटिंग आर्म्स, साइबर टेररिज्म और जो भी एक्सप्लोजिव एक्ट है उन सबको भी एनआईए डील करेगा। तो ये टॉपिक भी हमने बहुत शानदार तरीके से देख लिया है। याद रखना स्थापना कब हुई, 2009 के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2009 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी एक टॉपिक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको भी समझ लो। देखो आज क्या एक्चुअली मैंने सारे नोट्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कॉन्स्टेंट थी, लेकिन मैं कल उनको कवर कर लूँगा। लेकिन उसके अलावा एक दो टॉपिक्स और डाले हैं मैंने, उनको पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को समझ लीजिए आप। यूएनजीए इज द ओनली यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसको बोला जाता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके अंदर 193 मेंबर्स है और हर मेंबर के इक्वल वोट है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 6 मेन कमेटी है, एक तो डिजार्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, द स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी और द लीगल कमेटी। याद रखना, एक तो डिजार्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी और लीगल कमेटी। तो ये 6 कमेटी किसकी है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की है। अपने यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 ऑर्गन है, एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस तरह की जो ये ऑर्गन है उसमें से एक ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है, ठीक है। उसके काम क्या है, तो यूएनजीए अपॉइंट करता है एक सिक्योरिटी जनरल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर एक सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। रिकमेंडेशन तो देता है सिक्योरिटी काउंसिल, अपॉइंटमेंट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका इलेक्शन करने का काम किसका है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। यूएन बजट को अप्रूव करना, यूनाइटेड नेशन के जो बजट है उसको अप्रूव किया जाता है। इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना, इंटरनेशनल लॉ डिस्कशन डिबेट्स। याद रखना, एक तो इंटरनेशनल पीस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हो गए, इंटरनेशनल लॉ हो गए, और उसके अलावा और भी कोई भी डिबेट्स होती है तो उनसे रिलेटेड जितना भी डिस्कशन होता है वो कहाँ होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो ये टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब एक टॉपिक और देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 के अंदर यूएन चार्टर के द्वारा। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। याद रखना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें बनी थी, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा क्या बना था, आपको याद होना चाहिए, वो आप एक बार बताओगे मुझे, मैं बताऊंगा फिर आपको, ठीक है। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चलो बता ही देता हूँ। एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया, एक आईएमएफ हो गया। दोनों की स्थापना भी 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई थी, 1944 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसी के टाइम पे ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सारी चीज़ें ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनी है, तो आपके लिए ईजी रहेगा याद रखना। तो 1945 में बना था। इसके मेंबर कितने, तो 15 मेंबर है। 15 में तो 5 मेंबर तो परमानेंट मेंबर है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना। यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जिनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा, 5 इलेक्टेड ईच ईयर, यानी उसमें से 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट किया जाएगा हर साल। याद रखना है प्रेसिडेंसी कौन सी है, तो रोटेट एवरी मंथ अमंग 15 मेंबर्स। इंडिया प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 में। अब इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो 5 तो परमानेंट मेंबर है, कौन कौन से, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जिनकी टर्म कितनी होती है, 2 साल के लिए होती है, और हर साल 5 को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इनकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है हर महीने, एवरी मंथ रोटेट होती है, और 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट होती रहती है। दिसंबर 2022 में इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, और अभी इंडिया प्रेसिडेंसी उसकी खत्म हो चुकी है, मतलब इंडिया की प्रेसिडेंसी भी खत्म हो चुकी है और इंडिया का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। अब वोटिंग देखो, 1 मेंबर 1 वोट। अभी इंडिया क्या नॉन परमानेंट मेंबर है, और याद रखना इसके अंदर वोटिंग कैसे होती है, 1 मेंबर की 1 वोट होता है, और परमानेंट 5 के पास वीटो पावर होता है, यानी वो किसी भी डिसीजन को वीटो लगा सकते हैं यूएनएससी के अंदर। तो जिसके अंदर रशिया, फ्रांस, जो यूके, यूएस और अपने चाइना के पास ये पावर है। अभी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप में वीटो कौन लगाता है, चाइना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यूएनएससी की कमेटी कौन कौन सी है, तो टेरर से रिलेटेड कमेटी, रिजोल्यूशन 1373, रिजोल्यूशन 1267, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन से। याद रखना, टेरर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है, रिजोल्यूशन 1373 ऑफ यूएनएससी, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बोलना टेररिज्म से रिलेटेड।
न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स में रिजोल्यूशन हो गया 1540। नॉन प्रोलिफरेशन जो कमेटी होती है वो रिजोल्यूशन 1540 को पास करती है न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स से रिलेटेड। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 8 टाइम नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर परमानेंट सीट, परमानेंट सीट्स के लिए आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? 43 पीस कमिंग मिशन, पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। अब इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इंडिया ने अभी तक 8 टाइम तो नॉन परमानेंट मेंबरशिप ले चुका है इंडिया, जो रिसेंटली अभी खत्म हो चुकी है। और आर्ग्यूमेंट्स कौन सी है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप में? तो आर्ग्यूमेंट्स ये है उनके पक्ष में कि इंडिया ने 43 पीस कीपिंग मिशन अभी तक लॉन्च कर दिए हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड चलते हैं ना पीस के लिए वो मिशन, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, यानी जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन होता है उसमें हमने उसके लिए एक बॉडी भी बना रखी है हमारे इंडिया की नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, तो वो उसी को देखकर बनाई गई है। तो हम ह्यूमन राइट्स को भी पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत, एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पॉपुलेशन हमारी है, तो हमको ये चांस तो मिलना चाहिए ना परमानेंट मेंबरशिप वाला। उसके अलावा हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, कल्चर हमारा डाइवर्सिफाई कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अभी पॉलिटिकल हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ग्रुप 4 और इसके अलावा ऐसी 4 कंट्रीज़ का ग्रुप 4 बना हुआ है जिसको G4 बोला जाता है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। इन चारों का क्या ऑब्जेक्ट है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना परमानेंट मेंबरशिप के लिए। इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान एडवोकेट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इश्यू क्या है? तो अभी धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो 1945 में बनी, और जो स्ट्रक्चर 1945 में था अभी तक वो स्ट्रक्चर चल रहा है, तो उसकी रिलेवेंस खत्म होती जा रही है। एशियन ग्रुप आ गया है, G20 आ चुका है, इस तरह ऐसे अलग अलग, अब उसमें तो 15 मेंबर ही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन एशियन ग्रुप को देख लो आप, ब्रिक्स को देख लो जिसके अंदर मेंबर्स और ऐड हो चुके हैं। उसके अलावा और भी जो ग्रुप्स है जिसके अंदर G21 हो गया अभी, तो ये जितने भी ग्रुप्स है इनकी रिलेवेंस और बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अभी करंट स्ट्रक्चर को देख के बन रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है उनके स्ट्रक्चर में, लेक ऑफ मल्टीलेटरिज्म, यानी उसमें ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा है। जैसे चाइना है तो वो चाइना अपना प्रभाव उस पर बना के रखता है। 5 देशों ने ही हमारे वर्ल्ड की जो भी डिसीजंस होते हैं, क्या उसमें 5 ही देशों का रोल है क्या? दूसरे देश मतलब दूसरे देशों का तो कोई रोल ही नहीं है। साउथर्न कंट्रीज़ को तो, साउथ जो हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली कंट्रीज़ है उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन है उनके साथ। तो इसलिए तो मोदी जी ने G21 के अंदर हमारे जो अफ्रीकन जो यूनियन थी उसको ऐड करवाया, ताकि उनकी भी जो हमारे अगर कोई पुअर कंट्रीज़ है तो उनकी भी सुनने वाला चाहिए, अगर वो होगी तो वो भी अपनी आवाज़ उठा सकती है। और मिस यूज ऑफ वीटो पावर का मिस यूज चाइना करता ही है, रशिया करता है, कितनी बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी करता है, तो सब चीज़ें चलती रहती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ लिया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पढ़ लिया, उसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यूरोपा जो कि एक मून है किसका? जुपिटर का, मतलब उसको पढ़ लिया है, उस पर ट्रिपल मिशन लॉन्च करने वाला है USA। ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, और कुछ कमी है तो बताइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।